नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है संविधान रिवीजन सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 19वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले के 18 पार्ट्स में हमने संविधान के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टॉपिक वाइज MCQ के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किया है, जिससे आपकी थ्योरी और आपके प्रीवियस ईयर MCQs भी कवर हो जाएंगे। आज ये हमारा इस सीरीज का 19वां पार्ट होगा। आज की वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लोकसभा को कवर किया था। आज हम राज्यसभा के प्रश्नों को देखेंगे और संसदीय कार्य प्रणाली से आपसे जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको इसी वीडियो में कवर करेंगे। संसदीय कार्य प्रणाली में आपसे संयुक्त अधिवेशन को लेकर क्वेश्चन बनता है, उसके सभी तथ्यों को देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अलग अलग प्रकार के जो विधेयक होते हैं, धन विधेयक, इसके अलावा जो आपका वित्त विधेयक होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, आपका साधारण विधेयक, इनको हम कवर करेंगे। प्रश्नकाल, शून्यकाल, इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं संसद में, चाहे वो तारांकित प्रश्न हो, अतारांकित प्रश्न हो, इन सब विषयों से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में आपको बताना है निश्चित सदस्य संख्या कितनी है। यह है आपकी 250। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितनी है अगर हम बात करें, ये तो निश्चित है, वर्तमान में 245 है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों से 238 सदस्य चुने जाते हैं और 12 सदस्य आपके मनोनीत होते हैं। 238 आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से चुनकर आते हैं। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 चुनकर आते हैं। इन 233 में से 225 आपके राज्यों के होते हैं और 8 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं। तो ये हो गया 233 और 12 सदस्य आपके कहां से आते हैं? मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राज्यसभा में जिनकी सीटें हैं। एक आपका दिल्ली है जहां पर 3 सीटें हैं, एक आपका पौंडुचेरी जहां पर 1 सीट है, और एक आपका जम्मू कश्मीर जहां पर 4 सीटें हैं। इनका भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में क्या कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसे ही हमने ऊपर समझा, तो आपको इसे याद करना है। जो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, किस देश के संविधान से हमने इस प्रक्रिया को लिया है? आप सभी जानते हैं, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, प्रीवियस पार्ट्स में हमने बात करी थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो हर राज्य के अंदर जो राज्यसभा है, इसकी अलग अलग सीटें हैं। ये किस आधार पर है? ये उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएंगी, इसके बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है? तो जो संविधान की 4थी अनुसूची है, ये राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमने ऊपर देखा, दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये आपके न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। संसद में आपकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है।
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो किस तरीके से चुने जाते हैं? सही उत्तर है राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, निम्न में से राज्यसभा के विषय में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो राज्यसभा से सही नहीं है, चलिए देखते हैं। पहला है ये भंग नहीं की जा सकती। तो ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये गलत है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का नहीं होता। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। चौथा है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो ये वाला गलत है, राज्यसभा में जाने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 30। तो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है, दूसरा चौथा गलत है। जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, इनको करने से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो यहां पर केवल पहला और तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अब आपने बताना है, एक अभिकथन है और एक उसका कारण है। तो चलिए इनको देखते हैं। अभिकथन दिया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये तो सही है। इसका कारण दिया है कि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ऊपरी सदन है भारत का, और कभी भी ये भंग नहीं होती। हर दूसरे साल इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो यहां पर आपके दोनों कथन सही हैं और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगर क्वेश्चन बना दे कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि वो सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए इनको देखते हैं कि कौन सा कथन यहां पर हमारा सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आधे सदस्य नहीं करते, आधे सदस्य 3 वर्ष में भी गलत है, 1/3 3 वर्ष में ये भी गलत है। आपको याद रखना है कितने करते हैं और कितने वर्ष में। तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे स्थायी सदन? क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा है, लोकसभा का विघटन होता है, नए लोकसभा का चुनाव होता है, सारे के सारे सदस्य चुनकर आते हैं, लेकिन राज्यसभा निरंतर चलती रहती है। हर 2 साल में यहां पर सदस्य रिटायर होते हैं, फिर नए सदस्य आते रहते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वो निरंतर चलती रहती है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष में समाप्त होता है। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, तो इसका अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें से कौन सा एक सही है? इस राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर है कि यह कथन बिल्कुल सही है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। राज्यसभा कैसे भंग होती है? देखिए, एग्जामिनर बहुत कोशिश करता है आपसे राज्यसभा को भंग करवाने की। आपने कभी भी भंग नहीं करनी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसी के द्वारा भी नहीं। ठीक है,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 व्यक्तियों को कला, साहित्य, खेल, अलग अलग क्षेत्रों से इनको चुना जाता है और राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें और बताना है कौन से यहां पर हमारे सही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा का सदस्य यदि आप बनना चाहते हैं 30 साल की उम्र चाहिए। दूसरा है, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ये स्टेटमेंट 2003 से पहले लागू था कि आपको जहां से राज्यसभा के लिए चुना जाना है वहां की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में आप कहीं से भी और किसी भी सीट से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आपका नाम मतदाता सूची में उस राज्य में है या नहीं। भारत में किसी भी जगह की मतदाता सूची में बस आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो यह गलत है कि वो उसी राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड को छोड़कर पहला और तीसरा हमारे कथन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष की। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो राज्यसभा के लिए पहले व्यक्ति, पहली अभिनेत्री कौन थी जिनको नामांकित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए जिनको नामित किया गया। देविका रानी की अगर बात करें, इनको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसकी पहली विजेता कौन थी? देविका रानी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही उत्तर है। जो राज्य सूची में सम्मिलित विषय होते हैं इनके संबंध में राष्ट्रहित में केवल राज्यसभा बना सकती है, ये यहां पर गलत है। कोई विषय, देखिए हमारे पास संविधान में 3 सूचियां हैं। एक है आपकी राज्य सूची, एक आपकी केंद्र सूची और एक आपकी सामवर्ती सूची। राज्य सूची का अगर कोई विषय है और उसके ऊपर केंद्र को कानून बनाना है तो उस विषय को केंद्र की सूची में लाने का अधिकार या उस विषय पर केंद्र को कानून बनाने देने का अधिकार वो राज्यसभा के पास है। एक बार वो अधिकार केंद्र पे चला गया तो ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा कानून बनाएगी, तब कानून संसद ही बनाएगी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसा नहीं कि कानून केवल राज्यसभा बनाएगी, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अधिकार देने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राज्यसभा के पास है। आर्टिकल 249 के तहत वो ये प्रावधान कर सकती है कि ये जो विषय है राज्य सूची का काफी महत्वपूर्ण है और इस पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए। तो इसको अंतर को समझना, अधिकार केवल राज्यसभा के पास है देने का, लेकिन कानून बनाएगा कौन? संसद बनाएगी। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 249। और कौन करता है? राज्यसभा करता है। और शक्ति प्रदान करता है किसको? संसद को, केवल राज्यसभा को नहीं। ठीक है। निम्नलिखित पर यहां पर हमने विचार करना है और फिर आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सा गलत है। चलिए इसको देखते हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को परिष्कृत किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा के द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। आपने इसको पढ़ा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। यहां पर बोला गया है जो धन विधेयक है लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा अपनी सिफारिशें देंगी और लोकसभा को 14 दिन के अंदर उनको मानना होगा, जो कि गलत है। धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिशें दे सकती है, वो भी लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कारण है धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है। राज्यसभा में जब वो जाता है तो मैक्सिमम 14 दिन का समय होता है राज्यसभा के पास। अगर वो 14 दिन में उसे वापस नहीं लौटाते तो वो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है राज्यसभा से, और वो उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, ना उसे अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन कारण आपका सही है। नया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में नहीं ला सकते? वो है आपका धन विधेयक। जो साधारण विधेयक होते हैं, संशोधन विधेयक होते हैं, राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयक होते हैं, वो आप किसी भी सदन में ला सकते हो, लेकिन जो धन विधेयक होता है ये केवल लोकसभा में आता है। इसको याद करना है। ठीक है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो अगर धन विधेयक में राज्यसभा कोई संशोधन करती है तो यह लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ठीक है, परमानेंट या उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि जो संशोधन राज्यसभा ने किए हैं लोकसभा को वो मानने हैं। उन्होंने सिफारिशें कर दी, अब ये लोकसभा पर डिपेंड है, चाहे उनको माने या ना माने, लेकिन विधेयक को आगे वो पास कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? यानी ऐसी शक्तियां जो लोकसभा को प्राप्त हैं, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। कौन सी हैं? देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह सही है। धन विधेयक के निस्तारीकरण अथवा संशोधन के संबंध में यह भी बिल्कुल सही है कि लोकसभा को ही अधिकार है उसमें संशोधन करने का, ठीक है, या उसे अस्वीकार करने का। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में यह भी आपका सही है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के नहीं। अखिल भारतीयों के सेवाओं के सृजन में तो ये जो अधिकार है ये राज्यसभा को मिला है, लोकसभा को नहीं। तो ऑप्शन यहां पर आपके जो शुरुआत के 3 है वो सही है। चौथा वाला राज्यसभा की विशेष शक्ति है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल? 249। कौन करता है? राज्यसभा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ऊपर हमने लोकसभा के ऐसे अधिकार देखे जो राज्यसभा पे नहीं है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के कुछ ऐसे अधिकार जो लोकसभा के पास नहीं है। कौन कौन से वो अधिकार हैं? तो केवल एक यहां पर है, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु सिफारिश करने का। अगर सदन को लगता है, राज्यसभा को लगता है कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजित किया जाना चाहिए तो ये राज्यसभा कर सकती है आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है, लोकसभा इसमें कुछ नहीं करती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? एकांतिक शक्ति यानी कि एकमात्र शक्ति वो उसी के पास है, लोकसभा पे नहीं। तो वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा के पास मुख्यतः 2 विशेष शक्तियां जो लोकसभा पे नहीं है, एक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन और दूसरा आर्टिकल 249 जिसके तहत वो संसद को शक्ति दे सकती है केंद्र के जो राज्य सूची है उसके किसी भी विषय पे कानून बनाने का। ठीक है, राज्यसभा की लोक भाषा के समान शक्ति, लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो किस क्षेत्र में है जो उसकी शक्तियां हैं लोकसभा के समान? अगर हम बात करें संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है जरूरी नहीं है कि केवल लोकसभा में पहले आए, किसी भी सदन में आप उसको पहले रख सकते हैं। तो संशोधन के मामले में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो अगर सरकार जो है राज्यसभा में पराजित हो जाती है, राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं होता है, तो कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, क्योंकि हमने एक आर्टिकल पढ़ा 75 आर्टिकल 75 का तीसरा पार्ट जो कहता है कि सरकार या मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, राज्यसभा से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा में वो पराजित हो जाते हैं, कोई उनका विधेयक वहां पर फेल हो जाता है तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सरकार कोई विधेयक लेकर आती है और वो लोकसभा में फेल हो जाता है, लोकसभा में पारित नहीं हो पाता, तो ये माना जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और फिर उसे इस्तीफा देना होता है। ठीक है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? कौन सा आर्टिकल करता है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये वाला कथन करता है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में स्थानों से संबंधित है। नीचे कुछ राज्यों और राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है। इनको आपने बताना है किस राज्य में कितनी यहां पर सीटें हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपकी 16 सीटें नहीं हैं, इसे आपने याद करना है। ठीक है, तो फिर कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में आपकी 11 सीटें हैं। बाकी महाराष्ट्र में 19 हैं, बंगाल में 16 हैं, तमिलनाडु में आपकी 18 हैं। तो इनका क्रम ये सही है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। कुछ इंपॉर्टेंट राज्य जहां पे आपके दो राज्यों में एक जैसी सीटें हैं, उनके कॉम्बिनेशन आपसे पूछ लेता है। पहले उनको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो टॉप के राज्य हैं जहां पर ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा में, उनको देखते हैं। सबसे ज्यादा सीट आपके यूपी में आती हैं, 31 सीटें। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है 19 सीटों के साथ। तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है 18 सीटों के साथ। और फिर आपका बंगाल और इसके साथ में लिख लीजिए बिहार। इन दोनों में 16-16 सीटें हैं। ठीक है, तो ये टॉप के राज्य जो आपको याद करने हैं। अब कुछ ऐसे राज्य जहां पर जो संख्या है सीटों की राज्यसभा की वो बराबर है और आपसे पूछी जाती है। एक आपका गुजरात और गुजरात के साथ आपका आंध्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इन दोनों में 11-11 सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मध्य प्रदेश में भी 11 हैं, उसे भी याद करना है। तो 3 राज्यों में एक समान सीटें हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र। उड़ीसा और राजस्थान दोनों में 10-10 सीटें हैं। ठीक है, असम, पंजाब और तेलंगाना, इनमें आपकी 7-7 सीटें हैं, इसको याद करेंगे। हरियाणा और छत्तीसगढ़, इनमें 5-5 सीटें हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, इनमें 3-3 सीटें हैं। तो इनको आपने याद करना है। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, 8 राज्य, उनमें केवल असम में 7 सीटें हैं और बाकी सभी राज्यों में वहां पर 1-1 सीट है। तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि मणिपुर में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, तो बस आपको असम याद करना है जहां पर 7 सीटें हैं, बाकी सब में 1-1 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहां पर मिलाना है। तो चलिए इनको मिलाते हैं। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में आपकी हमने देखा 10 सीटें हैं। उड़ीसा में भी 10 हैं। गुजरात में आपकी 11 सीटें हैं, हमने ऊपर देखा। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 11 हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपकी 12 सीटें हैं। पंजाब में आपकी 7 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। फिर से आपको राज्य दिए हैं और लोकसभा की राज्यसभा की सीटें दी हैं। गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 हैं, उड़ीसा में 10 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश में पहले 18 सीटें थी, लेकिन 2014 में तेलंगाना बना, इस 18 का भी विभाजन हुआ। 11 सीटें आंध्र को मिली, 7 सीटें तेलंगाना को मिली। तो इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आंध्र में कितनी है? 11, बाकी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो अगर हम इनमें से बात करते हैं, सबसे कम राज्यसभा की सीटें आपके हिमाचल प्रदेश में हैं, जहां से 3 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से आपके 5 सदस्य, झारखंड से 6 और जम्मू से 4 चुने जाते हैं, हिमालय से केवल 3। ठीक है, हिमाचल से। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जो हमारे संघीय क्षेत्र हैं उनको संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। ठीक है, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, लोकसभा में भी हैं, राज्यसभा में भी हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। इनमें से कौन सी सभा है जिसका जो अध्यक्ष होता है वो सदन का ही सदस्य नहीं होता? सही आंसर है राज्यसभा। कई बार हमने इसको कवर किया है। ठीक है,
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसे आपने याद करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो किसमें होता है? राज्यसभा में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? वही क्वेश्चन है और आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कौन है राज्यसभा का अध्यक्ष? भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का पहली बार जो गठन किया गया ये 1952 में किया गया था। गठन इसका 3 अप्रैल 1952 को होता है और पहली बैठक अगर पूछी जाएगी तो 13 मई 1952 आप टिक करेंगे, ठीक है। राज्यसभा की पहली बैठक कब होती है? 13 मई 1952, ठीक है। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ऐसा व्यक्ति जो है तो राज्यसभा का सदस्य लेकिन लोकसभा में भी भाग ले सकता है, वो होता है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। यानी अगर कोई मंत्री बनता है और वो राज्यसभा का सदस्य है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो उसे अपने कार्य के निर्वहन के लिए लोकसभा की कार्रवाई में भी भाग लेना होता है, ठीक है, या वो ले सकता है। तो इसे आपने याद करना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो किसको देता है अभिभाषण? सही आंसर है एक साथ सामवेद संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, यहां पर उसका अभिभाषण होता है। इसे आपने याद करना है। जो आर्टिकल 87 है इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उसके पहले सत्र को, और जब नया सत्र शुरू होने वाला होता है वर्ष का, तो उसके पहले सत्र को वो संबोधित करता है, अभिभाषण देता है। यानी कि हर साल का जो पहला सत्र होता है उसमें वो अभिभाषण करता है और जब नई लोकसभा चुनकर आती है तब वो अभिभाषण करता है, ठीक है, ऑप्शन डी। भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निर्णायक में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और हर वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। दो ही कंडीशन हमने ऊपर बात करी थी, एक तो जब नई लोकसभा चुनकर आएगी और हर साल का जब पहला सत्र होगा तब। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही है, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो इनमें से क्या बताया गया है? देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह संसद में बताया गया है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी, यह भी बताया गया है। तो ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और आर्टिकल 79 कहता है कि जो संसद होगी उसके 3 महत्वपूर्ण अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा सही है? संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ठीक है, सदस्य नहीं होता, हिस्सा होता है। भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। देखिए, भारत में संसद किससे मिलकर बनी है? तो हम जानते हैं भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो फिर से वही क्वेश्चन, कौन शामिल है संसद में? तो आप बता देंगे आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति और दोनों सदन, ठीक है। निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो क्या होगा यहां पर सही गठन? देखिए, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुए हैं। भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो फिर से आप बताएंगे कौन शामिल है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। भारतीय संसद के घटक कौन से हैं 2017? तो इसमें आपके कौन कौन से शामिल हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा।
निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो कौन भाग नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बैठक होना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी जो सत्र होता है, किसी भी सत्र की जो आखिरी बैठक है और जो दूसरे सत्र की पहली बैठक है, इनके बीच में किसी भी हालत में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम साल में आपको, अगर हम बात करें कम से कम मिनिमम में, तो आपको 2 सत्र बुलाने ही होते हैं। ठीक है। अभी चलते कितने? अभी वर्तमान में 3 सत्र चलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिफरेंस हो सकता है दोनों सत्रों के बीच? अगर हम बात करें 6 महीने का हो सकता है। ठीक है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो संसद के अधिकारियों में कौन शामिल है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, महासचिव, अध्यक्ष राज्यसभा का, ये सभी के सभी क्या हैं? संसद के सदस्यों या अधिकारियों में शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी अगर कोई सदस्य बिना सदन को जानकारी दिए लगातार कितने दिनों तक, 60 दिनों तक अगर वो एब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार 2 महीने की अवधि, 2 महीने यानी 60 दिन, ठीक है, के लिए अनुपस्थित रहता है। बिना अनुमति के कितने दिन सांसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यह होता है 60 दिन। ठीक है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया कि वो सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में एब्सेंट रहा, वो कौन था? क्या वो राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति को सबसे पहले इस नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया कि वो 60 दिनों तक एब्सेंट रहा है, वो आपके राज्यसभा का एक सदस्य था। पंजाब से वो चुनकर आया था, बरजिंदर सिंह उनका नाम था। साल 2000 में उनको अयोग्य घोषित कर दिया था। ठीक है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है? कब उठाया जा सकता है? जब किसी मामले के तथ्यों को वो रोकता है या तथ्यों को बिगाड़ता है, तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। यह बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अधिनियम लाभ के पद के आधार पर कुछ पदों में छूट देता है, वो है संसद अधिनियम 1959 निर्भरता निवारण। दूसरा, उपयुक्त अधिनियम में 5 बार संशोधित किया गया है। तो ये जो 1959 का अधिनियम है, इसमें अब तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है। पहली बार 1993 में किया गया, फिर 1999 में किया गया, फिर सन 2000 में किया गया, 2006 में किया गया, 2013 में किया गया। तो 5 बार किया जा चुका है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो ये गलत है। यहां पर लाभ के पद को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है। तो पहला और दूसरा केवल हमारे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? कौन सा करता है? आपका आर्टिकल 105। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 105 है, ये संसद के सदनों की और उनके सदस्यों की, उनकी समितियों की शक्तियों की जो विशेषाधिकार हैं, उनको निर्धारित करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? देखिए, हमने ऊपर बात करी कि 105 जो आर्टिकल है वो सदन को और सदन के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार देता है। 2 तरीके के विशेषाधिकार होते हैं। एक वो जो सामूहिक रूप से प्राप्त है, यानी कि पूरी लोकसभा को प्राप्त है, लोकसभा उसका इस्तेमाल करेगी, और एक है व्यक्तिगत तौर पर जो हर सदस्य को मिले होते हैं। ठीक है। यहां पर पूछा है संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। सही आंसर है साक्षी के रूप में उपस्थित रहने से स्वतंत्रता।
जो ये वाली स्वतंत्रता है, ये वाला जो विशेषाधिकार है कि उन्हें खुद वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए साक्षी के रूप में, इसकी छूट व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आती है। यानी कि अगर कोई सांसद है उसके पास ये विशेषाधिकार है कि उसे साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता मिले। हमें सामूहिक विशेषाधिकार पूछा है जो लोकसभा की है। जैसे लोकसभा का ये विशेषाधिकार है कि उसकी कार्यवाही को कोई चर्चा या प्रक्रिया की जो उसमें स्वतंत्रता होती है उसका ये अधिकार है। संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार ये लोकसभा का अपना अधिकार है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, यानी कोई अगर गुप्त बैठक उनको करनी है तो जो अपरिचित हैं, यानी कि जो संसद के सदस्य नहीं हैं, जो लोकसभा की कार्यवाही देखने वहां पर आए हैं, चाहे वो कोई भी हो, मीडिया से हो, उनको बाहर कर सकते हैं। ये सारे अधिकार सामूहिक रूप से लोकसभा के पास हैं। व्यक्तिगत अधिकार अलग है जिसमें ये वाला शामिल है। इसको आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नया क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 122। ठीक है। लोकसभा का एक और विशेषाधिकार है कि अगर कोई लोकसभा की अवमानना करता है, उसके कार्यों का या उसके अधिकारों का हनन करता है, तो लोकसभा के पास ये अधिकार है, वो उस व्यक्ति को दंडित भी कर सकती है, जेल भी उसको भेज सकती है। अगर गैर सदस्य है तो जेल भेज सकते हैं, दंड दे सकते हैं, और अगर कोई सांसद है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन यहां पर सही है? चलिए इनको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट अब सही है। ठीक है। मनोनीत सदस्य अब केवल राज्यसभा में होते हैं। दूसरा, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के, तो ये देखते ही यहां पर गलत कर देना है। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय नहीं, ये आपके यहां पर कला, विज्ञान क्षेत्र, इनसे होते हैं। ठीक है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अगर कोई मनोनीत सदस्य किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उस पर बैन लगा है कि आप उसे मंत्री नहीं बना सकते, मंत्री भी बना सकते हैं। तो यहां पर आपके केवल जो सी और ए हैं ये दोनों सही हैं। ठीक है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, तो वो उपराष्ट्रपति में तो मत दे सकता है, राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित देते हैं। ठीक है। इसको ध्यान रखना। पहले केवल आप में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मनोनीत होते थे, लेकिन जैसा हम बार बार पढ़ते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019, जिसमें लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय आते थे उनको अब खत्म कर दिया है। ठीक है। अब केवल राज्यसभा में है। तो ए और सी दोनों सही हैं। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है कब? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर देती है तो संसद कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए, ऊपर हमने बात करी थी कि अगर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना हो तो लोग जो संसद है राज्यसभा के संकल्प के द्वारा कर सकती है। यहां पर है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाना हो तो इसके लिए अलग सा प्रावधान है, जिसमें आप आर्टिकल 253 के तहत सीधा कानून बना सकते हैं। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, कब तक नहीं वो कानून बना सकती? जब तक पहला, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, और दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। 2 ही कंडीशन है, या तो राज्यसभा कह दे कि वो विषय काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा अगर देश में इमरजेंसी हो तो फिर वहां पूछने की जरूरत नहीं है, आप कानून बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो किस तरीके से बना सकती है? बिना किसी राज्य की सहमति से। तब उसे राज्य से भी कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून वहां पर लागू करना हो। ठीक है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? जैसे हमने बात करी थी कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। कुछ विषय ऐसे हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, तो ऐसे विषय जो विषयों के अतिरिक्त हैं
उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। हम पढ़ते भी हैं कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? संसद के पास हैं। ठीक है, यानी ऐसे विषय जो किसी भी सूची में ना हो, कानून बनाना अनिवार्य हो, तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना बैठ जाना कहलाती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यील्डिंग दी फ्लोर। ठीक है, अगर जो अध्यक्ष हैं वो चाहें जो बोल रहा है उसको बैठा दें और जो नहीं बोल रहा उसको खड़ा करके बोले कि आप अपना भाषण यहां पर दे सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं। ठीक है, इसको याद करना है। संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? देखिए, संसद में अगर हम शून्यकाल की बात करते हैं तो आपके दोनों सदनों में यह अलग अलग चलता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी और डी, 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य में यह होता है। राज्यसभा में यह आपके 11 से 12 चलता है, लोकसभा में यह 12 से 1 चलता है। ठीक है, ज्यादातर आपको 12 से 1 देखने को मिलेगा क्योंकि लोकसभा का ही ज्यादातर पूछा जाता है। लोकसभा का जो पहला घंटा होता है, जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है, तो उसे प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसी को शून्यकाल बोला जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, शून्यकाल किस संसदीय परंपरा की देन है? किस देश की देन है? यह भारत की देन है। ठीक है, शून्यकाल का हमारे संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह नाम इसे मीडिया की तरफ से मिला। 1962 से शून्यकाल चलता है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम अवधि 1 घंटे की होती है। 1 घंटे से ज्यादा आप शून्यकाल का जो काल है इसे नहीं बढ़ा सकते, इसको याद करना है। ठीक है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तभी हमने बात करी ये भारत की देन है। ठीक है, भारत से ही इसकी शुरुआत हुई है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ये मैक्सिमम आपका 1 घंटे का हो सकता है। शून्यकाल में भी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी पूर्व सूचना नहीं होती। आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, राजनैतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो राजनैतिक शब्दावली की अगर हम बात करते हैं, शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर का सत्र। यह भी प्रश्न उत्तर का ही सत्र होता है, लेकिन जैसे हमने बोला आपको प्री इंफॉर्मेशन देने की जरूरत यहां पर नहीं होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर प्रस्तुत होती है? देखिए, जब कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है उसके अलग अलग स्तर होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि आम बहस जो होती है उसके ऊपर जो चर्चा होती है वो कौन से स्तर पर होती है। देखिए, मैं आपको इसके जो सारे स्तर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला स्तर होता है जिसे हम प्रथम वाचन कहते हैं, जब जो सदस्य होता है जो उस विधेयक को पेश करता है, अब वो मंत्री भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको बोला जाता है, जब वो सामने आता है संसद के सामने उस विधेयक को पेश करता है, उसके बारे में जानकारियां देता है, उसे बोला जाता है प्रथम वाचन। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाचन शुरू होता है जिसमें उसके हर एक खंड के ऊपर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, उसमें संशोधन अगर जरूरी हो वो किया जाता है। यह सब किसमें होता है? द्वितीय वाचन में होता है। तीसरे वाचन में उसे मतदान के लिए रखा जाता है, केवल इस बात पर चर्चा होती है इसे पास करना है या नहीं करना है। तीसरे वाचन में कोई संशोधन नहीं होता। उसके बाद उसे फिर दूसरे सदन को भेज दिया जाता है, वहां पर वो उसे पास करके फिर राष्ट्रपति के पास भेज देता है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। पारित कहां पर होता है? तीसरे वाचन में बहस होती है, दूसरे वाचन में प्रस्तुत होता है पहले वाचन में। ठीक है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? देखिए, अगर संसद की संयुक्त बैठक चल रही हो, वहां पर कोई विधेयक लाया जाता है तो इसे उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत ही आवश्यक होता है पारित करवाने के लिए। कोई आपको 3/4 बहुमत नहीं चाहिए, 2/3 नहीं चाहिए, साधारण बहुमत अगर आपको मिल जाता है संयुक्त बैठक में तो आप उसे पारित करवा सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अगर कोई विधेयक संयुक्त बैठक से पास हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो दोनों सदनों से पारित हो चुका है, उसे डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा?
अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने एक डेट फिक्स कर दी कि हम 28 तारीख को संयुक्त सत्र को बुलाएंगे और उससे पहले लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा आपकी विघटित हो गई, तो भी संयुक्त सत्र यथा समय ही आहूत होगा। जो संयुक्त सत्र बुलाया है 28 को वो आकर ही रहेगा, बैठक वहां पर होगी। उसमें जो भी काम होंगे, चाहे विधेयक पास होता है या कोई नए विधेयक आते हैं, वो उनको माना जाएगा, वो सारे मान्य होंगे। इसको याद करना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि विघटित हो जाए तो सत्र निरस्त हो जाएगा, लोकसभा के गठन के बाद होगा, नहीं, जो डेट है उसी में होगा, उन्हीं लोगों के साथ होगा, ठीक है। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है अध्यक्षता, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो करता है, ठीक है। सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, इसको याद करना है। और अगर उपसभापति भी नहीं है तो दोनों सदनों में जो मौजूद सदस्य हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है और किसी वरिष्ठ व्यक्ति को यहां पर नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बस इतना याद करना है, जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति बोला जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है इनमें से कौन सा यहां पर हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। यह बिल्कुल सही है। जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है यह आर्टिकल 108 में इसके बारे में बताया गया है। संयुक्त बैठक 3 कंडीशन में बुलाई जाती है। पहली कंडीशन कि अगर एक सदन ने दूसरे सदन के द्वारा पारित विधेयक को वो अस्वीकृत कर देता है, उसे पास नहीं करता है, तो संयुक्त बैठक होती है। दूसरा, अगर कोई विधेयक दूसरे सदन में जाता है वो उसमें अपनी सिफारिशें देता है और पहला सदन उनको मानने से मना कर देता है, तो संयुक्त बैठक आती है। और तीसरा, अगर किसी सदन ने कोई विधेयक पारित किया और दूसरे सदन ने 6 महीने तक उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं दिया, तो फिर संयुक्त बैठक आती है। इन 3 कंडीशन में आती है, 108 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की पहली संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। यह बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी तक अगर हम बात करते हैं इतिहास की, संयुक्त बैठक केवल 3 बार हुई है, ठीक है। पहली बार यह 1961 में हुई थी। किसके लिए हुई थी? कौन से विधेयक पर हुई थी? दहेज निरोधक विधेयक। इसके ऊपर 1961 में पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। इसके बाद दूसरी संयुक्त बैठक की अगर हम बात करते हैं, ये आपके बैंक सेवा आयोग के ऊपर हुई थी। जो इसका बिल था इसके ऊपर 1978 में हुई थी। तो ये कथन भी सही है। पहली बैठक 61 में दहेज निरोधक कानून के ऊपर थी। दूसरी जो बैंक सेवा आयोग कानून था इसके ऊपर थी 1978 में। और तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में आयोजित की गई, जो कि आतंकवाद निरोधक विधेयक के ऊपर बेस थी। इन 3 वर्षों को आपको याद रखना है और कानून भी याद करना है, 61, 78 और 2002। दहेज निरोधक, बैंक सेवा, आतंकवाद, ठीक है। चलिए, सारे कथन यहां पर हमारे सही हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तब यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है, कब आयोजित होता है। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए यह भी गलत है। जो भी संयुक्त अधिवेशन होता है वो आपके केवल जो साधारण विधेयक होता है उन पर बुलाया जाता है। संशोधन पे भी नहीं, धन विधेयक पे भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये वाला सही है। केवल चौथा स्टेटमेंट यहां पर हमारा सही है, बाकी तीनों
गलत हैं। ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस पर हुई थी? अब देखिए क्वेश्चन आ गया। पहले जो संसद है हमारी, इनकी जो पहली संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी 1961 में। जो दूसरी हुई थी आपकी, वो हमने बात करी बैंक सेवा आयोग जो बिल आया था उसके ऊपर हुई 1978 में। और तीसरी वाली आतंकवाद निरोधक विधेयक जो 2002 में आया, इसके ऊपर हुई थी। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? कब बुलाई जा सकती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने के लिए। ठीक है। धन विधेयक, संविधान संशोधन, इनके लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, केवल साधारण विधेयक पे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो संयुक्त बैठक केवल सामान्य विधेयक पर होती है। ठीक है। सदन में अलग अलग विधेयकों को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में। एक होते हैं आपके सामान्य विधेयक। ठीक है। ऐसे विधेयक जो किसी भी धन या वित्त से संबंधित नहीं है, वो सामान्य विधेयक में आते हैं। दूसरे होते हैं आपके धन विधेयक, जिसकी परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है, मनी बिल जिसको हम कहते हैं। तीसरे होते हैं वित्त विधेयक, जो किसी भी प्रकार के लेन देन से संबंधित हैं लेकिन धन विधेयक नहीं है, वो भी आपके अलग कैटेगरी में आता है। और चौथे होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो जो संयुक्त बैठक होती है वो ना आपके धन विधेयक पर ना संशोधन विधेयक पर आती है, केवल सामान्य विधेयक पर आती है। ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किसके बारे में होती है? केवल साधारण विधेयक के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? देखिए, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले वो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, किसी भी सदन में आप उसे रख सकते हैं। जो केवल धन विधेयक होता है, यह सिर्फ आपके लोकसभा में पहले आता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहां पर सही है, आपने बताना है। तो चलिए कथनों को यहां पर पढ़ते हैं। पहला, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 वसान पर व्यापक लैप्स यानी कि हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मान लीजिए कोई लोकसभा सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर कोई विधेयक आता है और तभी लोकसभा जो होती है वो खत्म हो जाती है, लोकसभा का सत्र खत्म हो जाता है। तो जब अगला सत्र शुरू होगा तो ये वाला जो विधेयक है जो आ तो गया था, पारित नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएगा, भुस हो जाएगा, ये अगले वाले पे भी वहीं से कंटिन्यू करेगा जहां पर इसको छोड़ा गया था। ठीक है। तो पहला तो ये वाला आपका गलत है। दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगर कोई विधेयक राज्यसभा ने पास कर दिया और वो लोकसभा में पड़ा हुआ है और लोकसभा आपकी विघटित हो जाती है, नई लोकसभा चुन कर आती है, तो उससे विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विधेयक आपका वहीं पर रहेगा। ठीक है। तो केवल सेकंड वाला सही है, ऑप्शन वाला आई आपका गलत है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि बिना कानून के ना तो आप कोई कर लगा सकते हैं, ना ही कोई टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं? यह कहता है आर्टिकल 265। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल जो एक साथ आपके आते हैं, 265, 266, 267। 265 हमने देखा किससे संबंधित है, 266 भारत की संचित निधि से संबंधित है और 267 भारत की जो इमरजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि, उससे संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की जो संचित निधि होती है, इसके धन निर्गत पर इनमें से किसी का भी अधिकार नहीं होता। संचित निधि पर संसद के द्वारा ही आप पैसा निकाल सकते हैं, भारत की संचित निधि से। बिना संसद की अनुमति के, उसकी सहमति के आप संचित निधि से 1 रुपए भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको याद करना है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व किस में जमा होता है?
तो टैक्सों से या सरकार के कामकाज से जो भी अन्य उसे प्राप्तियां जो राजस्व मिलता है वो सब का सब भारत की संचित निधि में जाता है। और किसकी मदद से निकाला जा सकता है? केवल संसद की मदद से। ठीक है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? यानी किसकी सहमति होनी चाहिए? अगर आप संचित निधि से पैसा निकाल रहे हैं तो केवल भारत की संसद की। अगर हम आकस्मिक निधि की बात करते हैं तो यहां से आप पैसा राष्ट्रपति के अनुमोदन पर निकालते हैं, यहां पर संसद की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? देखिए, जितने हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उन सबका जो वेतन, उनके जो भत्ते जाते हैं वो सब भारत की संचित निधि से जाते हैं। इनमें से कौन है जिसका भार जो है वो संचित निधि पर नहीं है? सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूजन कर जाएंगे। देखिए, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है इसको वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, इसको वेतन और भत्ते जो मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करने का मिलता है। उपराष्ट्रपति का इसको अलग से भत्ता वेतन नहीं मिलता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है या जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको वेतन किसके आधार पर या किस लिए दिया जाता है? तो उनको वेतन वो उपराष्ट्रपति हैं इसलिए नहीं दिया जाता, इसलिए दिया जाता है कि वो राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। सेम उसी लॉजिक से भारत के प्रधानमंत्री को भी अलग से कोई वेतन नहीं मिलता जो नॉर्मल सांसद सदस्यों को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी सांसद है, उन्हीं में से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, तो नॉर्मल उन्हीं की तरह इनको भी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पद की अलग से कोई सैलरी नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि से आपका कौन सा अनुच्छेद है? हमने ऊपर बात करी थी 267, और ये किसके नियंत्रण में होता है? संचित निधि संसद के नियंत्रण में है, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में है। अगर सरकार किसी पैसे के लिए आवेदन करती है या कोई प्रोसेस चल रही है और संचित निधि से पैसा निकाला जाना है लेकिन संसद का सहमति उसे अभी तक नहीं मिली, संसद का अनुमोदन नहीं मिला, तब तक के लिए राष्ट्रपति सरकार को मंजूरी दे सकते हैं कि आप आकस्मिक निधि से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी की जिम्मेदारी होती है संघीय बजट को तैयार करे और उसे संसद में पेश करे। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो कैसे व्यय कर सकता है? सही आंसर है हमारा संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी वो कर सकता है। जैसे हमने संचित निधि में बात करी थी कि संसद की अनुमति जरूरी है, उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति पैसा खर्च कर सकता है, यानी सरकार को दे सकता है। ठीक है, वही इसका मतलब है। और कैसे करता है? संसदीय स्वीकृति से पहले भी वो कर सकता है, हालांकि बाद में उसे परमिशन लेनी होती है, अपना दिखाना होता है कि मैंने इतना पैसा सरकार को दिया गया, हालांकि वो सरकार दिखाती है। जो मेन बात आपको याद करनी है कि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पहले ही पैसा निकाल सकता है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। संचित निधि से संसदीय स्वीकृति के बाद निकलता है, यहां पर पहले निकलता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? देखिए, जो धन विधेयक है, जिसे हम मनी बिल कहते हैं इंग्लिश में, ये आपके आर्टिकल 110 में इसको परिभाषित किया गया है। परिभाषा पूछी गई है। देखिए, आर्टिकल 109, 110, 111 ये आपके धन विधेयक से संबंधित हैं। ठीक है, 109 कहता है धन विधेयक और उससे संबंधित जो प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, तो वो 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा कि क्या धन विधेयक होगा, क्या क्या उसमें होगा, वो बताता है 110, और 111 बताता है विधेयकों पर अनुमति के बारे में, किस तरीके से वो पारित होगा। ठीक है, तो ये सारा आपको याद करना है। परिभाषा पूछेगा आर्टिकल 110। धन विधेयक भारत के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो संविधान के कौन से आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? सही आंसर है आर्टिकल 110 में।
हम बात कर रहे हैं धन विधेयक की। एक क्वेश्चन आपसे बनता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर क्या होता है। तो कुछ अंतर हैं, उनको समझ लेते हैं, आपकी बहुत सारी जानकारियां क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में आप उसे रख सकते हैं, ठीक है। जो साधारण होता है और जो धन होता है, क्या अंतर है? इसे आप किसी भी सदन में रख सकते हैं। जो धन विधेयक होता है ये केवल लोकसभा में आता है। जो साधारण विधेयक होता है ये कोई भी सदस्य रख सकता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे मंत्री ना हो, ठीक है, कोई भी रख सकता है। धन विधेयक केवल मंत्री के द्वारा रखा जाता है, ठीक है। जो साधारण विधेयक होता है इसमें राज्यसभा इसको संशोधित कर सकती है और इसे अस्वीकार भी कर सकती है, यानी कि पारित नहीं भी कर सकती, ठीक है। यह होता है साधारण में। धन विधेयक में राज्यसभा ना तो उसे अस्वीकृत कर सकती है ना उसमें संशोधन कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है, वो भी अनिवार्य नहीं कि लोकसभा उनको माने। चौथा, जो आपका साधारण विधेयक है अगर वो फेल हो जाता है, मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है और वो पारित नहीं हो पाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन पड़ सकता है, क्योंकि साबित हो जाता है उनके पास बहुमत नहीं है, तो फिर उनको अपना बहुमत साबित करना होता है। अगर नहीं कर पाते तो फिर इस्तीफा देते हैं। लेकिन अगर धन विधेयक ये फेल हो जाता है तो उनको इस्तीफा ही देना होता है, ठीक है। साफ मान लिया जाता है वहां पर कि ये पूरी तरीके से इनके पास बहुमत नहीं है। तो साधारण विधेयक फेल होता है तो उनको प्रूफ करना होता है बहुमत है। धन विधेयक अगर फेल हो जाए तो यही प्रूफ होता है कि इन पे बहुमत नहीं है। इसको याद करना। एक और अंतर, जो साधारण विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे लौटा सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, हस्ताक्षर करने से भी मना कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति ना उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ना उसको अस्वीकार कर सकता है, उसको साइन करके पास करना ही होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो किसको यहां पर सम्मिलित किया गया है धन विधेयक की परिभाषा में? ऑप्शन ई सही आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सारे के सारे आपके किसमें शामिल हैं? धन विधेयक में शामिल हैं। टैक्स लगाना, समाप्त करना, उनको कंट्रोल करना, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ये सब आपके धन विधेयक में आता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके गलत हैं, आपने बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। देखिए, वित्त विधेयक आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें भी पैसे से जुड़ी कोई जानकारी का हो, लेन देन का हो, वो सारे आपके वित्त विधेयक कहलाते हैं, ठीक है। जो धन विधेयक है ये भी पैसे से संबंधित है, तो ये भी आपका एक प्रकार का वित्त विधेयक होता है। तो हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। हमने बात करी ना, वित्त विधेयक अलग अलग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे धन विधेयक हों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तीसरा है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये आपका सही है। चौथा, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, ये भी आपका सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। राज्यसभा वित्त विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है, जबकि धन विधेयक को वो 14 दिनों के लिए रोक सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, तो ये वाला आपका गलत है। राष्ट्रपति के पास जब वित्त विधेयक जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर उस पर साइन ना करना चाहें, उसे पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहें, तो वो लौटा सकते हैं। धन विधेयक होता है जिस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो पांचवां और छठवां आपका गलत है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये भी सही है। वित्त विधेयक और धन विधेयक अलग होते हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, वित्त विधेयक पर कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये भी आपका सही है, इसको भी आपने याद करना है। धन विधेयक पर नहीं बुलाते, बाकी पर आप बुला सकते हैं। तो ऑप्शन यहां पर आपका बी वाला पांचवां और छठवां गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? अब फिर से आपने बताना है कौन सा धन विधेयक से संबंधित सही नहीं है।
ऑप्शन ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये पूरी तरीके से गलत है। हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है। ठीक है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन सा विधेयक किस टाइप का है, वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, वही क्वेश्चन है, लोकसभा का स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये वाला कथन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक आपके हमेशा लोकसभा में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा यहां पर एक कथन आपका सही है? धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, यानी उसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये कथन यहां पर सही है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, ऑप्शन ए। बहुत बार ये क्वेश्चन बनते हैं, जैसा आप देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज के साथ आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में पहले। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिनों तक। अगर 14 दिनों तक राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त करने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस करना चाहिए? 14 दिन के अंदर। यह भी आपसे बहुत बार आता है क्वेश्चन। कोई विधेयक जिसमें केवल वय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा या उसे हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऐसा कोई विधेयक जिसमें वय से रिलेटेड है, यानी लेन देन से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 110 का कोई भी नियम या कोई भी विषय उसमें शामिल नहीं है। आर्टिकल 110 आपके धन विधेयक के बारे में बताता है, तो उस वाले विधेयक को, है तो वित्त विधेयक, तब हम उसे कहीं भी रख सकते हैं। अगर उसमें 110 आर्टिकल का कोई भी प्रावधान शामिल नहीं है, तब उसे वो होता एक वित्त विधेयक है, लेकिन उसे तब एक साधारण विधेयक के तौर पर माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में नहीं किया गया है? ऑप्शन सी, जो बजट शब्द है, बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया है आर्टिकल 112 में। इसको याद करना है, दो तरीके से क्वेश्चन आता है। पहला, बजट शब्द इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं है, और दूसरा, बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया जाता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता है? तो अगर जो वार्षिक संघीय बजट है, यानी कि जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे हम बजट कहते हैं, सरकार उसे पारित नहीं करवा पाती है, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, उसे इस्तीफा देना होता है अगर बजट पारित नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका मतलब साफ आ जाता है कि लोकसभा के पास जो मंत्रिपरिषद है उसके पास बहुमत नहीं है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण? ये किया जाता है आगामी वर्ष का जो बजट होता है उसके प्रस्तुतिकरण से पहले। बजट के आने से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है हर साल का, उसे पेश किया जाता है। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखा अनुदान सरकार को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेखा अनुदान बना है।
तो लेखा अनुदान आपके किसके लिए बना है? बजट पारित होने, लंबित होने के कारण निधि आवंटन के लिए बना है। ठीक है, तो अगर बजट पारित होने में थोड़ा सा समय लगता है तब तक के लिए आप लेखा अनुदान उनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है कब? कब होता है? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आवश्यकता या आशा नहीं होती है, तब होता है। जब लगे कि जो नॉर्मल बजट है वो एक समय सीमा के अंदर अंदर कि जब तक पारित होना चाहिए पास नहीं हो पाएगा, तब के लिए यहाँ पर लेखा के लिए वोट आवश्यक हो जाता है, अनुदान वहाँ पर लिया जाता है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान भारतीय संसद के सामने अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। निम्न प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? तो किसका संबंध है यहाँ पर? अगर हम बजट से बात करें तो कटौती प्रस्ताव का संबंध आपके बजट से है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्चे में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, इसी के लिए आपका कटौती प्रस्ताव आता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ध्यान आकर्षण सूचना का अगर हम बात करते हैं, ये भी शून्य काल की तरह भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और इसने जो क्षेत्र लिया वो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को लिया। ठीक है, इसे आपने याद करना है। ऑप्शन सी। भारत के संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो मंत्रिपरिषद के कृत्य यानी कि उनके कार्यों के ऊपर नियंत्रण स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न के रूप में लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा, एक और प्रस्ताव ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जैसे लोकसभा की कोई कार्यवाही चल रही है और उस कार्यवाही के बीच में कोई ऐसा मुद्दा आता है जो लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विपक्ष क्या करता है? स्थगन प्रस्ताव ले आता है। लेकिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी ला सकते हैं, उसी ने इसके क्षेत्र को सीमित कर दिया जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी। तो वो किसी विशेष मुद्दे को उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको ला सकते हैं, जिसके लिए हम स्थगन प्रस्ताव का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसी वजह से प्रश्नकाल, अनुपूरक, ये सब के सब क्या है? इसी वजह से है यहाँ पर संविधान में, और इन्हीं की मदद से संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? तो आपने बताना है तारांकित प्रश्नों के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, हमारी संसद में अगर हम बात करते हैं 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक होते हैं तारांकित प्रश्न, एक होते हैं अतारांकित प्रश्न और एक होते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर मौखिक तौर पर दिया जाता है और इनके पूरक प्रश्न, यानी अगर आपको किसी ने क्वेश्चन करा, आपने मौखिक तौर पर आंसर दिया, वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो आप दूसरा क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हो। अतारांकित प्रश्न जो होते हैं इनका उत्तर लिखित तौर पर दिया जाता है, इनके पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। अल्प सूचना वाले प्रश्नों की बात करें तो कम से कम 10 दिन की सूचना देकर आप इनको पूछ सकते हैं। तो ये थे अलग अलग प्रकार के प्रश्न। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तारांकित प्रश्नों और अतारांकित प्रश्नों को हमने देख लिया, अब आप इजीली कर जाएंगे। तारांकित का उत्तर मौखिक में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर लिखित में होता है, ये गलत है। ये अतारांकित में होता है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सही है। पूरक प्रश्न नहीं होते, ये गलत है। उत्तर पर बहस की जा सकती है, ये भी गलत है। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, ये भी गलत है। सही है आपकी केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है? तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए। ठीक है, इसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाता है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? काफ़ी फेमस नियम है 377। रूल 377 के तहत एक दिन में आप 30 मामले उठा सकते हैं, इसको आपने याद करना है। ठीक है, कितने मामले? 30 मामले। पहले इसमें आप पर डे के हिसाब से 15 मामले उठा सकते थे।
2005 में इसको 20 कर दिया गया और 2015 में इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया। तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। वर्तमान में 30 क्वेश्चन या 30 मामले आप उठा सकते हैं, ठीक है, 377 के तहत। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? तो संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना और विधेयक को डायरेक्ट वोटिंग के लिए रख देना, उसे कहते हैं गिलोटिन। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और इनका आपने चुनना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए इनको चुनते हैं। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार में हमने पढ़ा था कि जो संपत्ति का अधिकार था अब इसे जो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। दूसरा, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। जैसा हमने ऊपर बात करी थी, वित्तीय बिल को रोक सकती है, धन विधेयक को नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया, ये भी गलत है। 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जो शब्द जोड़े गए जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। कोई विवाद होता है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। पहला और दूसरा केवल हमारे सही हैं। भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन काम करता है? तो भारतीय जो संसद का सचिवालय होता है ये सरकार से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन सी। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो स्वर्ण जयंती यानी 50 वर्ष, जब 50 वर्ष होते हैं तो स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। और कब मनाया गया था? 13 मई 2002 को, ठीक है, ऑप्शन डी। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया था? देखिए, केंद्रीय विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति और पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ये पहले व्यक्ति थे जो इसके सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव है इसका जो अध्यक्ष होता था 1921 से पहले तक जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वही होता था, ठीक है। लेकिन 1921 में इसके लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया। पहला अध्यक्ष जो बनाया गया वो फ्रेडरिक वाइट और पहला उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन ये कैसे थे? इनको नियुक्त किया गया था। निर्वाचित होने वाले पहले और पहले भारतीय 1925 में विट्ठल भाई पटेल थे। ये 1925 से लेकर 1930 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। इनका नाम आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज जीके रिवीजन सीरीज की, जिसमें हमने आज संविधान का 19वां भाग कवर किया। संविधान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने आज के वीडियो में यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।